ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग चालू करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहली चीज, अगर मैं तुमसे बात करूं कि इंडिया जो है वो बेसिकली एक ऐसा देश है जिसका नाम हमें कई प्रकार से मिलता है। हम इंडिया भी कहते हैं इसको, हम हिंदुस्तान भी कहते हैं इसको, हम भारत भी कहते हैं इसको। आखिर ऐसे अलग अलग नाम इंडिया के कैसे पड़े हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, तो इंडिया जो है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले चीज, इंडिया का मैप हमारी पकड़ में होना चाहिए। अगर ये मैप हमारी पकड़ में है तो आधी चीजें हम आसानी से कर लेंगे। देखो, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का एक हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो इंडिया जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पर कई छोटे और बड़े राज्य हैं। और इंडिया में ऐसे कितने स्टेट हैं, तो इंडिया में अगर छोटे बड़े स्टेटों की बात करें तो इंडिया में लगभग जो हैं अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं। पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें घर पे रोजाना 10 से 15 मिनट इंडिया के मैप को देखना है। ठीक है, अभी हम जो मैप देख रहे हैं सिर्फ हम स्टेट और उनकी कैपिटल के रूप में देख रहे हैं। इसके बाद जो मैप देखोगे उसमें कई शहरों के नाम होंगे, जैसे जयपुर है तो वहीं पर उदयपुर कहां पर है, जैसलमेर कहां पर है, बीकानेर कहां पर है, श्री गंगानगर कहां पर है। एमपी देखेंगे तो ये भोपाल कहां पर है, इंदौर कहां है, उज्जैन कहां है, देवास कहां है, विदिशा कहां है। तो इस तरीके से हम इस मैप को देखेंगे। और ऐसे चल के मान लो तुम्हें कोई भी शहर हो, मान लो तुम्हें आज भुवनेश्वर देखना है। अब भुवनेश्वर को देखना है तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, उड़ीसा जाना पड़ेगा। तो उड़ीसा में भुवनेश्वर मिल गया। जैसे अभी पुरी रथ यात्रा चल रही है उड़ीसा में, पता ही होगा सबको, रथ यात्रा चल रही है पुरी में, तो पुरी कहां पर है, तो हमें पुरी जाकर देखना होगा। अच्छा, आंध्रा देखना, आंध्रा में देखने यार नई कैपिटल कौन बनी है, तो आंध्रा की नई कैपिटल अमरावती बनी है, तो अमरावती जाके देखो कहां पर है लोकेट। ठीक है ना। ऐसे ही देखो बेंगलोर कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले तुम इंडिया के सारे स्टेट देखो, सारे स्टेट देखने के बाद उनकी कैपिटल देखो। पहला होमवर्क याद रखना, ये पहली सीढ़ी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। समझ गए। अगर हमने इंडिया का पूरा मैप याद कर लिया, देख लिया कि हमें कोई अगर पूछे झारखंड का है तो फटाक से हमारा ध्यान इधर जाना चाहिए। कोई पूछे कि कर्नाटका का है तो ध्यान हमारा इधर जाना चाहिए। कोई पूछे गोवा का है तो गोवा ये रहा, गुजरात का है गुजरात ये रहा। मेरा हाथ सही जा रहा था ना। ठीक है, समझ गए। यानी मैं जिस स्टेट का नाम लूं तुम्हारा ध्यान उस स्टेट की ओर चला जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर आती है इन स्टेटों को याद करने के लिए। तो इस स्टेट में इन्हें हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। और सेवन सिस्टर में सिर्फ एक इंक्लूड नहीं होता है, और वो कौन सा है, सिक्किम। दूसरा, वेस्ट बंगाल के इधर जाएंगे तो हमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ऐसे करके, और बीच में असम करके ऐसे याद करें। नहीं हो रहा तो मैपिंग करके थ्रू याद करें। समझ गए बात को, लेकिन इसको याद जरूर करेंगे। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया दो तरफ से जो है, यानी कि नीचे तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और इस जो समुद्र से घिरा हुआ है इसको हम कौन सा समुद्र कहते हैं, इंडियन ओशन। हम क्या कहते हैं इसको, इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर है ये। हिंद महासागर में ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी है ये। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं अरेबियन सी कहते हैं, ये भी इसका पार्ट है। अब इंडिया जो है ये इसका मेनलैंड है, और इंडिया में यहां पर कुछ आइलैंड हैं, जैसे यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, और यहां पर लक्षद्वीप है। और इंडिया के सबसे नजदीक यहां पर कौन सा है समुद्री देश, श्रीलंका, जो पाक स्टेट के द्वारा इंडिया से अलग है। पाक स्टेट के द्वारा वो इंडिया से अलग है। तो अभी हमको इंडिया का मैप एक बार घर पे जाके तुम्हें देखना है, फिर देखना है कि इसके पड़ोसी कौन से हैं। मैं अभी कराऊंगा दोबारा जब मैं भारत के, अभी तुम लोग इसको जब कर लोगे तब इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान से रिलेशन क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अफगानिस्तान से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान है, ऊपर क्या है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर क्या है, चाइना है, यहाँ क्या है, नेपाल है, यहाँ क्या है, भूटान है, यहाँ क्या है, म्यांमार है, और यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश। यानी इतने पड़ोसियों ने हमें अपना पड़ोसी बना के रखा।
तो हमारे पड़ोसियों से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी में, ये हम देखेंगे। क्लियर है? पहले मैप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद करेंगे। चलो ठीक है, करके करोगे ये, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी पे लूंगा, ठीक है? नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, है ना? अभी मैं इसको बता देता हूं जरा। देखो पहली चीज, अगर मैं वैदिक सिविलाइजेशन की बात करता हूं, तो वैदिक सिविलाइजेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आर्य लोग जो हैं, यानी अगर हम सब अपनी बात करें तो हम सब क्या हैं? हम सब आर्यन। हम सब क्या हैं? आर्यन। यानी हम लोग जो हैं भारत में आकर हजारों साल पहले आकर बसे थे, ठीक है? हम मिडिल एशिया से आकर इंडिया में बसे, और हम मिडिल एशिया से होते हुए यहां तक आए। और जब यहां तक आए तो यहां पर एक रिवर बहती है, इस रिवर को कहते हैं इंडस रिवर। क्या कहते हैं इसको? इंडस रिवर। और इस तरह इंडस यानी कि सिंधु नदी जो है, उसके आसपास आकर हम लोग बस गए। और इस तरह यहां पर जब हम बसे तो हम लोगों ने एक सिविलाइजेशन को जन्म दिया, जिसको हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। और इस तरह आर्यों के द्वारा यहां पर एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आर्य सबसे पहले कहां आकर बसे थे? तो सिंधु वैली यानी घाटी में आकर बसे, है ना? सिंधु और उसके आसपास के आर्यों में बसे, यानी यहां पर हम लोगों ने रहना चालू कर दिया। अभी यहां रहना हम लोगों ने चालू नहीं किया है। तो अभी हम लोग कहां रह रहे हैं? सिंधु नदी के आसपास के एरिया में, ठीक है भैया। इंडिया को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सबसे पहले आर्यावर्त। इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त। नाम सुना होगा तुम सबने, आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब क्या? आर्यावर्त का मतलब है जब हम लोग यहां आकर बसे, तब हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना चालू होगी। अब बढ़ना चालू होगी तो हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। जगह की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर जो भी पेड़ पौधे होंगे उनको काटकर मैदानों में तब्दील कर देंगे। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे गंगा और यमुना नदी का एरिया था, यानी यहां पर गंगा नदी ऐसे बहती है और यहां पर यमुना नदी आकर बहती है। तो हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम जो ये गंगा और यमुना का एरिया है, इस एरिया में आकर बस जाएंगे। और इस तरह हम इस पूरे एरिया में बस जाएंगे, और हमारा साउथ तक अगर देखा जाए तो साउथ तक हम एक नदी तक फैल जाएंगे, जिसका नाम है नर्मदा रिवर। तो नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में नर्मदा तक, वेस्ट में सिंधु नदी से लेकर ईस्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी गंडक वगैरह रिवर जो हैं वहां तक, यानी कि गंगा और यमुना नदी तक, यानी इस पूरे एरिया में हम लोग फैल जाएंगे, और यही पूरा एरिया कहलाएगा आर्यावर्त। समझ में आई बात? साउथ का एरिया दक्षिणावर्त, संस्कृत में वर्ड यूज करते हैं इसलिए साउथ को दक्षिणावर्त, यानी दक्षिण है, साउथ है। और नॉर्थ का है, इसको हम कहते हैं आर्याव्रत। आर्याव्रत आर्यों के द्वारा बनाया गया एरिया, व्रत यानी एरिया। तो आर्यों के द्वारा बनाया गया एरिया आर्याव्रत कहलाएगा। तो इंडिया को हमने क्या कहा? आर्यावर्त। समझ गए आर्यावर्त क्या होता है? अब और देखते हैं, यानी उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों के नाम पर इसको क्या कहा गया? आर्यावर्त। अब हम देखते हैं इसका नाम भारत कैसे पड़ा। इस समय भरत, भारत का नाम जो है वो एक राजा हुए दुष्यंत, और उनकी पत्नी हुई शकुंतला, और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। जो आगे चलकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और भरत का फोटो तुमने सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल की जो पाठ्य पुस्तक आती है या बुक्स आती हैं, किसी ने देखा नहीं होगा क्योंकि तुम उस स्कूल में पढ़े नहीं हो कोई भी। उस स्कूल में अगर देखोगे तो उसके फ्रंट पेज पे तुम्हें एक शेर का मुंह फाड़कर एक बच्चा उसके दांत गिनते हुए दिखाई देगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा अगर पिक्चर कभी देखी हो कि एक बच्चा जो है वो शेर को पकड़कर उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा है, वो बालक कोई और नहीं बल्कि वो राजा भरत का चित्र है। और इन्हीं राजा भरत जो कि भारत के एक महान शासक हुए, इन्हीं के नाम पर पड़ गया भारत का नाम भारत। अब समझ में आ गया भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? ठीक है, आर्यावर्त क्यों पड़ा? समझ में आ रही बात?
अगला नाम देखते हैं हम लोग, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भी इंडिया को कहा जाता है। जम्बू द्वीप इंडिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे जामुन के पेड़ हुआ करते थे, क्योंकि जंगलों को काटा हम लोगों ने और यहां पे जामुनों के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। इसलिए जो भारत में मौर्य एम्पायर का एक शासक हुआ जिसका नाम था अशोक, और अशोक ने अपने अभिलेखों में भारत को भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप कहा। क्या कहा है? जम्बू द्वीप। अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख बनाए। शिलालेख मतलब पत्थर, और पत्थर पर लिखवाया उसने, और यहीं पर उससे बताया गया है कि वो जम्बू द्वीप पर शासन करने वाला शासक है। यानी कि भारत का नाम हमें अशोक के अभिलेखों में क्या मिल रहा है? जम्बू द्वीप। इसलिए कई बार तुम लोग बुक्स वगैरह में या फिर किसी में देखते होगे तो जम्बू द्वीप लिखा रहता है, कभी अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो, है ना? जम्बू द्वीप लिखा रहता है। आगे, हिंदुस्तान, ये भी भारत का नाम है। हिंदुस्तान भारत का नाम ईरानियों ने रखा। किसने रखा? ईरानियों ने। ईरानी जब भारत में आए तो वो सिंधु नदी के पास आए। किस नदी के पास आए? सिंधु नदी। सिंधु में सा को उन्होंने बना दिया हा। सा को क्या बना दिया उन्होंने? हा। और सिंधु का नाम हो गया हिंदू। सिंधु का नाम क्या हो गया? वो सा को हा बोलते थे, तो सिंधु से क्या हो गया? हिंदू। और हिंदू हो गया, और हिंदू जो है वो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यूज किया जाने लगा। और इस तरह जहां पर ये लोग रहते हैं, यानी भारत में रहने वाले जो लोग सिंधु नदी के आसपास जो रहते हैं, उनके रहने के स्थान को कह दिया गया हिंदुस्तान। बात समझ में आई? क्या कह दिया गया? हिंदुस्तान कह दिया, और इस तरह हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान पड़ा। क्लियर है? हिंदुस्तान एक वर्ड है जो भारत के लिए यूज किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पहली बार हमें ससानी नामक एक रूलर हुआ, उसका एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है नश्क ए रुस्तम। और नश्क ए रुस्तम जो है उसमें शाहपुर फर्स्ट नामक एक राजा हुआ, उसने नश्क ए रुस्तम नामक एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, और इस इंस्क्रिप्शन में उसने लिखा कि एक पड़ोसी देश है मेरा जिसका नाम है हिंदुस्तान। और इस तरह पहली बार लिखे हुए रूप में हमें ससानी इंस्क्रिप्शन में मिलता है हिंदुस्तान का नाम। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आया है हिंदुस्तान का नाम पहली बार हमें किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है? तो ससानी इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ससानी किसका? शाहपुर फर्स्ट के नक्श ए रुस्तम आर्टिकल में मिलता है, लेख में मिलता है। ठीक है। फिर मिलेगा हमें ईरानियों ने हिंदुस्तान को क्या कहा या भारत को क्या कहा? तो ईरानियों ने हमें हिंदुस्तान कहा। जम्बू द्वीप हमें किस में मिलता है? तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? तो भरत नामक राजा के नाम पर पड़ा। समझ गए? ये सब बारीक बारीक से क्वेश्चन हैं, पर ये एग्जाम में कभी ना कभी आ गए तो गलत कर देना मतलब बाहर हो जाना है। ये बेसिक चीजें हैं। लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें मान के चल रहा हूं, पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोलता हूं कि तुम मेरी नजर में जीरो। ठीक है? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या आता है, और मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें कुछ भी नहीं आता। समझ गए? इसलिए मैं बारीक बारीक चीजें तुम्हें करा रहा हूं। ठीक? चलो, भारतवर्ष या भारतवर्ष, इसका भी हमें पहली बार इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेल के हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। खारवेल एक राजा है, और खारवेल का एक अभिलेख है जो उसने लिखवाया है, उसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख, और उसमें हमें भारतवर्ष के नाम से इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है? अगर देखा जाए तो 13 सेंचुरी तक आते आते भारत का नाम भारत हट गया, और भारत की जगह, क्योंकि मुसलमान भारत में आ चुके थे, इसलिए मुसलमानों ने इंडिया को भारत नहीं कहा, उसने भारत को हिंदुस्तान कहा। इसलिए तुम कभी भी मुगलों के या दिल्ली सल्तनत के शासकों के अगर मूवी वगैरह देखते हो, जैसे मान लो अभी जो आई थी औरंगजेब और उसकी छावा मूवी आई थी, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की, तो आई थी, तो उसमें औरंगजेब क्या बोलता है? हिंदुस्तान मेरे कदमों में होगा। वो हिंदुस्तान शब्द यूज कर रहे हैं, वो भारत यूज नहीं कर रहे। वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? हिंदुस्तान। क्यों हिंदुस्तान यूज कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान है। ठीक है।
इसलिए हिंदुस्तान का पहला वर्णन हमें 13th सेंचुरी में एक फारसी हिस्टोरिकल मिनाजुस सिराज की बुक तबकाते नासिरी में मिलता है, जिसमें उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया। समझे बात को? समझे? ये सारे क्वेश्चन याद रखना। अब बात आती है भारत का नाम, जो आजकल तुम लोग सब बोलते हो इंडिया। इंडिया यूनानियों की देन। किसकी देन है? यूनानियों की। यूनानियों ने सिंधु नदी के आसपास के एरिया में एक फसल उगाई जाती थी जिसको कहा जाता था कपास, यानी कॉटन। और कपास उगाई जाती थी और कपास को ये लोग कहते थे इंडस। और इंडस ही नाम चेंज होकर इसमें आई लगा दिया उन्होंने, और इस तरह ई की मात्रा लगाकर इंडस को बना दिया इंडिया। और इस तरह भारत का नाम पड़ गया इंडिया। बात समझ में आ गई? समझ गए बेसिक चीजें? तो भारत का नाम क्या क्या पड़ा है ये सब तुम्हारे पास है, तुम्हें इसको याद रखना कि किस तरीके से किस में कहा गया है। एमसीक्यू जब ये पूछा जाएगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन बनने चाहिए। क्लियर है? चलो, है ना? ये इंग्लिश में लिखा है, मैं आज ही भेज दूंगा इसको। ठीक है, बाकी में सब में लिखा हुआ है। चलो अब हम लोग भारत की कंडीशन देखते हैं। भारत की कंडीशन की अगर मैंने बात करूं तो मैंने बताया है कि भारत किस डायरेक्शन में है। हम एक बार इसको और देख लेते हैं। देखो, भारत की कंडीशन अगर हमें पता करनी हो और वर्ल्ड पे हमें देखना हो, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडिया कहां पर है, तो इंडिया को बताने के लिए तुम क्या यूज करोगे? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करोगे। यानी अगर मेरे को किसी भी जगह की अगर स्थान को बताना है या किसी भी स्थान के बारे में बताना है, तो मुझे दो तरह की चीजें यूज करनी पड़ेगी। पहली, अक्षांश रेखा, और दूसरी देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा यानी के लेटीट्यूड, और देशांतर रेखा यानी के लॉन्गिट्यूड। अब ये क्या होती हैं रेखाएं? हम सब ने मैप देखा है, और मैप पे हमने लाइनें देखी हैं बनी हुई। जिसने नहीं देखा हो कोई बात नहीं, घर जाके देख लेना। लाइनें बनी हुई देखी हैं। ये जो लाइनें बनी हुई हैं, इन्हीं लाइनों को हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे अर्थ पर इस डायरेक्शन में बनी हुई लाइन को हम लेटीट्यूड कहते हैं, और इस डायरेक्शन में बनी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हमने दोनों लाइनें समझ ली। अगर ऐसी लाइनें खींची होंगी तो ये हमारे लिए लेटीट्यूड है, और अगर ऐसी लाइन खींची होगी तो ये हमारे लिए लॉन्गिट्यूड है। यानी वेस्ट टू ईस्ट खींची होगी तो लेटीट्यूड, और नॉर्थ टू साउथ खींची होगी तो लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? समझ में आई ये बात? अब अगर मैं बात करूं कि मुझे लेटीट्यूड के हिसाब से इंडिया को देखना है, यह है अर्थ। ठीक। और अर्थ को मैं दो बराबर भागों में बांटने के लिए अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन खींचूंगा, जिसको मैं कहूंगा 0 डिग्री। क्या कहूंगा? 0 डिग्री। बनाते हुए भी चलना। समझ गए? जैसे बना लिया, ठीक है, बनाते हुए भी चलना। तो हम इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ होगा, तो 0 डिग्री के नीचे क्या होगा? साउथ होगा। यही होगा ना? 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। क्लियर है? इसे इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो 0 डिग्री के ऊपर जाते हुए 1 2 3 4 ऐसे के लाइनें होंगी, होंगी ऐसे। और अगर मैं 0 डिग्री के नीचे जाऊंगा तो भी 1 2 3 4 ऐसे करते हुए लाइनें होंगी, होंगी ऐसी लाइनें। ऐसी ही एक लाइन ऊपर से होकर गुजरेगी, जो होगी 23.5 पर। इसे मैं कहता हूं, मतलब मैं नहीं कहता,
तो इसमें लिखा ही है टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसको मैं क्या कहूंगा? टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और ऐसी ही एक लाइन नीचे की ओर होगी, इसको मैं कहता हूं 23.5 यानी के मकर रेखा, यानी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हो गई बात? 0 डिग्री के ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री के नीचे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा। क्लियर है? अब मुझे इंडिया पता करना है कि इंडिया नॉर्थ साइड है कि इंडिया साउथ की साइड है। हमें पता है कि इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा। पढ़ा होगा, हम लोगों ने जाना होगा सबने। अगर गुजरती है तो इंडिया कर्क रेखा पर तो होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? कर्क रेखा यानी टॉपिक ऑफ कैंसर पे होना चाहिए। और ये है इंडिया। और इंडिया 0 डिग्री के ऊपर यानी नॉर्थ में है, इसलिए अक्षांश के हिसाब से इंडिया जो है वो नॉर्थ जो है हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ पोल में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात समझ में आई? पहली लाइन को समझाने के लिए इस मैपिंग की जरूरत है। समझे बात को? मुझे अगर इंडिया के बारे में पूछा जाए कि इंडिया नॉर्थ गोलार्ध में है कि साउथ में है, तो इंडिया नॉर्थ में है। कहां पर इंडिया? नॉर्थ में है, क्योंकि इस तरह इंडिया नॉर्थ में होगी। ये मैप बनाओ जरा फटाफट। मैं बनाता जाऊंगा, तुम लोग बनाते जाओ इसको, ठीक है ना? एक बार और, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे की कहानी उलझ जाएगी। तो अक्षांश के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया मुझे किस पोल में दिखाई दे रहा है? इंडिया मुझे नॉर्थ पोल में दिखाई दे रहा। ठीक है, यानी इंडिया जो है वो नॉर्थ में स्थित है लेटीट्यूड के हिसाब से। क्लियर है? मिटा दूं? चलो, अब लेटीट्यूड के हिसाब से हमने नॉर्थ पोल में देख लिया, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। देखो, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया की पोजीशन कहां पर है? ये वर्ल्ड का मैप है। अगर वर्ल्ड का मैप है तो यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो इस वर्ल्ड के मैप में जीरो लाइन होगी। ये जीरो लाइन है, और जीरो लाइन के ऊपर इंडिया है, यानी हमें ये पता है कि नॉर्थ में है, और हमने लेटीट्यूड के हिसाब से इंडिया की मैपिंग कर चुके थे। ठीक है, अब हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने के लिए जीरो लाइन
जो है इसे हमने आधार बनाया। तो इसी तरीके से अर्थ को वापस से दो भागों में बांटने के लिए हम किसी ना किसी लाइन को आधार बनाएंगे, और इस तरह हमने एक आधार बनाया जीरो लाइन को। यह है जीरो लॉन्गिट्यूड, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर 0 डिग्री के इधर वाले डायरेक्शन को देखूं तो इधर क्या डायरेक्शन आएगा? वेस्ट आएगा। 0 डिग्री के इधर देखूं तो 0 डिग्री के इधर क्या आएगा? ईस्ट आएगा, यानी इस तरफ पश्चिम आएगा और इस तरफ पूर्व आएगा। अब मैं इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया किस लॉन्गिट्यूड में, वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, क्योंकि इंडिया मुझे ईस्ट की ओर दिखाई दे रहा है, यानी कि इंडिया मुझे ईस्ट की ओर दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो यानी अगर मैं लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करूं तो इंडिया जो है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में स्थित है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में स्थित है, और ये मिडिल में है। कहां पर है? इसकी पोजीशन कहां पर है? मिडिल में, यानी ईस्ट की ओर है और मिडिल की ओर, ईस्ट में, मिडिल में। तो यानी कि मेरे पास दो चीजें मैंने निकाल ली लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, कि इंडिया जो है वो नॉर्थ लेटीट्यूड में स्थित है, और मैंने लॉन्गिट्यूड से हिसाब से निकाल ली कि वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्लियर है? बनाओ इसको भी। मैंने क्या बोला? सब मैपिंग का गेम है। तुम कहीं पर भी ज्योग्राफी पढ़ लो, कभी जीवन में याद नहीं होगी जब तक तुम अगर इसको मैपिंग के थ्रू नहीं करोगे। लिखा हुआ तुम्हारे सामने मैं दे दूंगा, लेकिन जब तक तुम ये नहीं बनाओगे तब तक तुम ब्रह्मांड में कहीं पे भी पढ़ लो, याद नहीं होने वाली, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही मैप पे बना हुआ है। समझ गए बात को? बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हमेशा मैपिंग का यूज करेंगे। अब मुझे ये दो लाइन समझाने के लिए ये दो मैप बनाने पड़े। अगर मैं ये दोनों मैप नहीं बनाता तो क्या तुम दोनों लाइन समझ पाते? कभी नहीं समझ पाते। और किताबों में तो ये डायरेक्ट लिखा होगा। समझे बात को? क्लियर है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियर? ठीक, मिटा दो। आगे बढ़े। ठीक है भैया, अब यह है इंडिया का मैप। इंडिया का मैप है। मुझे पता है इंडिया के नीचे से होकर एक रेखा गुजर रही है जिसको मैंने क्या नाम दिया है? 0 डिग्री इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर है इंडिया। क्लियर? अब 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर जड़ूंगा तो फिर 1 2 3 4 करते हुए ऐसे ऐसे लाइन जाएगी, जाएगी। जब ऊपर बढ़ते हुए ऐसी लाइनें जाएंगी तो इंडिया का कोई ना कोई एरिया सबसे पहले हमारे किसी ना किसी लेटीट्यूड से तो टकराएगा। अब जैसे ही करके मैं 1 2 3 4 करते ऊपर जाऊंगा तो ये आइलैंड है इंडिया के, और इन आइलैंड का नाम क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड। याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या आइलैंड है ये? अंडमान निकोबार आइलैंड। और ऐसे करते करते जब ये लाइनें ऊपर जाएंगी तो कोई ना कोई एक लाइन इसी अंडमान निकोबार आइलैंड के किसी ना किसी आइलैंड से होकर गुजरेगी, होकर गुजरेगी। मान लो वो ये आइलैंड है, मान लो ये वो आइलैंड है। मैंने उस आइलैंड को यहां जूम कर दिया और ये गुजर रही है जीरो लाइन। अब 0 डिग्री के ऊपर गया तो 0 डिग्री के ऊपर करके 1 2 3 ऐसे करते करते ऊपर गया तो कोई ना कोई एक लाइन इसी आइलैंड के सबसे साउथ वाले एरिया से होकर गुजरेगी, गुजरेगी। तो 0 ये है और 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ऊपर जाऊंगा तो ये लाइन आएगी 6 और 6 डिग्री 4 मिनट।
क्या होगा? नॉर्थ यानी उत्तर में है, लेटिट्यूड क्योंकि ये एक अक्षांश में स्थित है, 0 डिग्री के ऊपर है ना, यानी उत्तर पोल में, यानी अक्षांश है, ऐसी लाइन को हम अक्षांश कहते हैं। तो हमने अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे छोटा जो आइलैंड जो सबसे पहले पड़ेगा वो पड़ेगा सबसे पहला आइलैंड ये, और यहां से जो लाइन होकर गुजरेगी उसको कहेंगे हम 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। नॉर्थ क्यों? क्योंकि नॉर्थ में है। पहली चीज, हम साउथ में नहीं है, हम कहां हैं? नॉर्थ में है। ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। इस आइलैंड का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। और इस आइलैंड का जो पॉइंट है जहां से होकर ये लाइन होकर गुजर रही है, ये पॉइंट भारत की सबसे साउथ की सीमा है, यहां से इंडिया स्टार्ट होता है। ठीक, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो क्वेश्चन आएगा भारत का सबसे साउथ का पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे साउथ का पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। समझ में आई बात? इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन यानी पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, और यह भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट है। क्लियर है? समझ में आई बात? अब यहां से 6 डिग्री 4 मिनट से होकर गुजरेगा। अब इसके बाद मैं फिर ऊपर बढ़ूंगा, ऊपर बढ़ूंगा तो फिर से 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, और ऐसे करते करते आगे बढ़ूंगा तो कोई ना कोई एक लाइन जो ये इंडिया का मेनलैंड है उसके यहां से होकर गुजरेगी। इंडिया का जो मेनलैंड है वहां से होकर गुजरेगी, और ये होगी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। नॉर्थ लेटीट्यूड होगा क्योंकि हम नॉर्थ में ही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गए बात को? क्या होगा? नॉर्थ। जरा सा भी अगर दिक्कत लगे तो कॉपी में लिख लेना, जैसी में होगा उसके बाद मुझसे पूछ लेना। ठीक है? अगर मन में खटास चलती रहे तो बीच में भी पूछ सकते हो। समझ गए? बिना समझा आगे नहीं बढ़ना। क्लियर है? अब मैं 8 डिग्री 4 मिनट पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है, यानी कि मैंने मान लो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां पर ले लिया, इसको ले लिया ये, और ये लाइन मैंने यहां से गुजार दी। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है। तो यानी कि इंडिया का जो ये मेन लैंड है, इस मेन लैंड में कोई ना कोई पॉइंट तो होगा। ये इस पॉइंट को कहते हैं कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में जो ये पॉइंट है इसको कहते हैं कैप कैमोरीन। पॉइंट का नाम है कैप कैमोरीन, एरिया है कन्याकुमारी, और यह है तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है ये? तमिलनाडु। समझे बात को? क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। अब क्वेश्चन आएगा भारत के मेनलैंड का सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा है? तो फिर कन्याकुमारी या कैप कैमोरीन होगा। समझ गए? जब तक वो मुख्य भूमि या मेन लैंड यूज ना करे। अगर उसे मेन लैंड यूज कर लिया है तो समझ लेना फिर कन्याकुमारी या कैप कैमोरीन जाना है, और अगर इसको यूज नहीं किया तो फिर इंदिरा पॉइंट ही होगा। समझे बात को? मैं एमसीक्यू भी लगवाऊंगा इसके अब। ठीक है? समझे बात को? अब आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे भैया, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 30 ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे।
और इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन होकर गुजर रही है, जिसको हम 23.5 यानी क्या कह रहे हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कह रहे हैं, बनाई थी मैंने। फिर 23 के बाद 24, 25, 26 ऐसे करते करते ऊपर जाएंगे, तो कोई ना कोई एक लाइन इंडिया के सबसे ऊपर से होकर गुजरेगी, जहां पर आके इंडिया समाप्त हो रहा होगा। हो रहा होगा। तो 23 तक तो हम आ ही गए थे, 24, 25 ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और ये कौन सी लाइन आएगी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। और इस तरह हमने इंडिया का लेटीट्यूड के हिसाब से कपड़े सिल दिए। समझे बात को, समझे। यानी इंडिया का हमने इस हिसाब से कपड़े सिल दिए, यानी कि यहां भी इंडिया का कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही होगा, जो भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट कहलाएगा। ये तो साउथ पॉइंट हो गया, सबसे नॉर्थ पॉइंट कहलाएगा, और नॉर्थ पॉइंट कहलाएगा वो है इंदिरा कॉल। समझ में आई बात, क्या कहलाएगा, इंदिरा कॉल कहलाएगा। और इस तरीके से भारत का हमने लेटीट्यूड के हिसाब से पोस्टमार्टम कर दिया। समझ गए सब बात को, ठीक है। एक बार ध्यान से, हमने इंडिया को 0 डिग्री के ऊपर माना, 0 डिग्री के ऊपर माना, तो फिर हम 0 डिग्री से ऊपर बढ़ना चालू हुए, ऊपर बढ़ना चालू हुए, तो हमें सबसे पहले अगर जो भी दिखेगा वो इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट होगा। और जब हम ऊपर बढ़े तो हमें अंडमान निकोबार दिखा, अंडमान निकोबार में हमें आइलैंड दिखा, अंडमान निकोबार का जो सबसे साउथ में होगा, वो अंडमान निकोबार के आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। इंदिरा गांधी ग्रेट थी, इसलिए उसका साउथ वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो गया। याद रखना, आइलैंड का नाम भी पूछते हैं, कौन सा आइलैंड था, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट लगा हुआ है यानी कि इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा गांधी ग्रेट थी इसलिए ग्रेट निकोबार। याद करने के लिए, इंदिरा गांधी ग्रेट थी इसलिए ग्रेट निकोबार में होगा। वरना ऑप्शन में क्या होगा, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेट निकोबार। समझ गए, वरना क्या निकोबार तो सबके पीछे लगा होगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम तो फिर 6 डिग्री 4 मिनट पर यह है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर लैंड जो है वो मेन लैंड तक आ जाएगा। मेन लैंड जो है उसका पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी यानी कैप कैमोरिन है, जिसे 8 डिग्री 4 मिनट कहते हैं। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो 23.5 आएगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट आएगा, जिसे हम इंदिरा कॉल कहेंगे। और इस तरह मेरिडियन यानी भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं, तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में जाने पर हमें 6 डिग्री 4 यानी कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड में स्थित है। यह समझाने के लिए इतनी लाइन जरूरी थी। अब ये लाइन समझाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ा। अब समझ में आई ये लाइन पूरी, समझ गए, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। समझ गए, 6 डिग्री 4, 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6 मिनट। याद करने के लिए हम इसको अंकों की तरह याद कर सकते हैं। जैसे इंडिया का लेटीट्यूड पूछा जाए तो इंडिया का लेटीट्यूड 64 या 84 से 376 है। हिंदी में याद करना चाहो तो 64-84 से 376। समझ के बात को, जिसको जैसा याद करना हो, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, 6484376 बस। पर याद रखना, ये डेटा तो याद कर लिया, लेकिन नॉर्थ लेटीट्यूड लगाना मत भूलना, साउथ लेटीट्यूड नहीं, ईस्ट लेटीट्यूड नहीं, वेस्ट लेटीट्यूड नहीं, लेटीट्यूड में भी कौन सा लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड।
ऑप्शन में चारों होंगे ये, लेकिन होगा कौन सा? नॉर्थ लेटीट्यूड। क्लियर है? समझे बात को? बना लिया ये? मिटा दो? क्योंकि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड याद हो गया तो बाकी चीजें तो आसानी से याद हो जाएंगी। समझ गए? फिर बाद में तो हमें मैपिंग करना है, क्योंकि यही समझने में बच्चों को बहुत मेहनत लगती है। और पहली लाइन ही अगर पढ़ा और पहली लाइन ही समझ में नहीं आई, मतलब यही समझ में नहीं आई, तो तुम्हारा दिमाग आगे पढ़ने की इच्छा ही खत्म कर देगा। समझे बात को? चलो आगे बढ़े हम। अब मैंने तुम्हें बताया कि यहां से एक मैप बनाया था, और मैप में मैंने तुम्हें बताया था कि जीरो लाइन जो है वो होकर गुजर रही है। जीरो लाइन होकर गुजर रही है, यानी कि यहां पर जीरो लाइन में बना देता हूं। जीरो लाइन, अभी मैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा उसको। समझ गए? अर्थ के रोटेशन के किस हिसाब से क्या होता है, वो कितनी दूरी होती है, अभी इंडियन ज्योग्राफी में इसकी जरूरत नहीं है। जीरो डिग्री के इधर जाएंगे तो जीरो डिग्री के इधर वेस्ट, जीरो डिग्री के इधर जाएंगे तो जीरो डिग्री के इधर ईस्ट है। ये जीरो लाइन कहां से ली जाती है? तो ये जीरो लाइन ली जाती है लंदन के ग्रीन विच से ली जाती है। ठीक है? अब जीरो डिग्री के इधर अगर मैं बढ़ूंगा तो जीरो डिग्री के इधर बढ़ूंगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते लाइनें बढ़ेंगी, बढ़ेंगी ऐसे करते करते लाइनें। और कोई ना कोई एक लाइन इंडिया के यहां से होकर गुजरेगी, गुजरेगी। और जो यहां से होकर गुजरेगी तो 1 2 3 4 करते हुए आऊंगा तो ये लाइन कौन सी होगी? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड, यानी ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर। क्या होगी? पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये रेखा क्या है? देशांतर रेखा है, यानी लॉन्गिट्यूड है। अब मैं 68 7 से आगे बढ़ूंगा तो 69 17 ऐसे करते करते आगे बढ़ूंगा तो कोई ना कोई एक लाइन इंडिया के यहां से होकर गुजरेगी, गुजरेगी। तो ये लाइन कौन सी होगी? 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कौन सी लाइन होगी? ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगी। समझ में आई बात? यानी इंडिया का कोई ना कोई यहां एक पॉइंट होगा और इंडिया का कोई ना कोई यहां एक पॉइंट होगा, यानी इंडिया के वेस्ट में गुजरात में जो पॉइंट है इसको इसको कहते हैं गोर माता, और यहां पर जो पॉइंट है इसको कहते हैं की बीथू, जो अरुणाचल में स्थित है। समझ गए? तो इंडिया के चारों पॉइंट निकाल लिए हमने, इंदिरा पॉइंट और साउथ में केप केमोरिन, फिर इंदिरा कॉल, गोर माता और की बीथू। क्लियर हुई बात? समझे बात को? इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन होकर गुजरती है जिसे हम कहते हैं 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो इंडिया के बीचों बीच से 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड होकर गुजरती है, इसको हम भारत का समय निर्धारित करने के लिए खींचते हैं। किस लिए खींचते हैं? भारत का समय डिसाइड करने के लिए। अगर मैं अभी बोलूं कि भारत में समय क्या हो रहा है, तो भारत में समय क्या हो रहा है? मान लो 5:30 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, तो पूरे इंडिया में इस समय 6 बज रहा होगा। पूरे इंडिया में, चाहे मैं गुजरात में हूं या अरुणाचल में, मेरी घड़ी 6 ही बता रही हो। चाहे मैं भोपाल यानी मिडिल में हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पूरे इंडिया के हर व्यक्ति के हाथ पर अभी 9 ही बज रहा होगा, 6 ही बज रहा होगा, जो भी टाइम हो रहा होगा वही बज रहा होगा। ऐसा क्यों?
लंदन के ग्रीनविच से सभी विश्व के देशों का समय निर्धारित होता है, इसलिए इसे इंटरनेशनल टाइम जोन के रूप में डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। यह मानक समय निर्धारित करता है। मानक समय यानी कि टाइम जोन निर्धारित करता है। अर्थ अपने एक्सेस पे घूमती है और अर्थ अपने एक्सेस पे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। तो 15 डिग्री घूमने में वो कितना समय लेगी? 4 × 15 करोगे तो कितना आएगा? 16 मिनट आएगा। और यदि इसको मैं घंटे में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 आवर हो जाएगा। यानी 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। और अगर 180 डिग्री घुमाना हो तो मुझे 12 घंटे का समय लग जाएगा। और 360 डिग्री घुमाना हो तो मुझे 24 घंटे का समय लग जाएगा। लग जाएगा। अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले रही है तो 15 डिग्री घूमने में वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लेगी। और इसी आधार पर मुझे 180 डिग्री घुमाना हो तो वो 12 घंटे का समय ले लेगी। और 360 डिग्री घुमाना हो तो कितना समय ले लेगी? मुझे पता है अर्थ गोल है और गोल चीज 360 डिग्री होती है। अगर गोल चीज 360 डिग्री होती है यानी कि 360 डिग्री घूमने में अर्थ को 24 घंटे का समय लगता है। एक दिन 24 घंटे का होता है। दिन और रात मिलाओगे तो यही होता है ना। दिन और रात कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। सिंपल सी चीज। और ये निकल आया 24 घंटे का समय। क्लियर? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? समझे बात को? अब 0 डिग्री से मैंने अपना मानक समय 82.5 डिग्री रखा है। अगर मैंने 82.5 डिग्री रखा है यानी कि मैं अपना समय 82.5 डिग्री से लूंगा जो भारत का एक समय निर्धारित करेगा। तो मुझे बताओ 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री घूमने में जब 4 मिनट का समय लगता है तो 0 से 82.5 डिग्री तक आने में मुझे कितना समय लगेगा? फिर 82.5 × 4 करोगे ना? यही करोगे ना? कोई ज्यादा कुछ तो नहीं कर रहा था। 82.5 में × 4 ही करोगे ना? और कुछ तो नहीं कर रहे। अब वो गुणा भाग तुम घर में कर लेना। ठीक है। करोगे तो 5 घंटे 29 मिनट समथिंग आएगा। 5 घंटे 29 मिनट आएगा यानी मैंने इस समय को रख दिया 5.5 घंटे। यानी 0 से 82.5 डिग्री जाने में मुझे कितने घंटे का समय लग रहा है? 5.5 यानी अर्थ 5.5 घंटे लेगी। इतने में इतने डिग्री घूमने में कितना ले रही है? 5.5 घंटे लग रही है। अब मैं 0 डिग्री के इधर यानी ईस्ट की ओर हूं, इसलिए मैं 5.5 घंटे आगे हूं। मैं 5.5 घंटे क्या हूं? आगे हूं। आगे इसलिए हूं क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे पहले कहां पड़ेगी? अगर मैं सूरज की रोशनी सबसे पहले अगर बात करूं तो सूरज की रोशनी इंडिया में बात करूं तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी। उसके बाद बाकी सूरज की रोशनी आगे बढ़ेगी। जहां जहां आगे बढ़ती जाएगी हम लोग उठते चले जाएंगे। पहले अरुणाचल वाले उठेंगे, वो लोग गुड मॉर्निंग पहले करेंगे और चाय बिस्किट खाना चालू कर देंगे। फिर उसके बाद सूरज की रोशनी आगे बढ़ती जाएगी और लोग गुड मॉर्निंग करते चले जाएंगे, चलते जाएंगे। और सूरज की रोशनी लास्ट में जाकर कहां पहुंचेगी? गुजरात पहुंचेगी। जब तक ये गुजरात पहुंचेगी तब तक यहां पर हल्की सी धूप आ चुकी होगी। आ चुकी होगी ना? समझ गए? यानी कि यहां पर 97 डिग्री 25 है और यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट है। यानी दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप है। गैप है।
अगर मैं 97 में से 68 को माइनस करूं तो कितना आता है? 97 में से 68 को माइनस करूं तो कितना आ रहा है? कितना आया? 29। अब 29 में मैं 4 का भाग गुणा कर दूं तो कितना आएगा? 30 में कर दो, 30 में गुणा कर दो 4 का, 120 आएगा। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकल रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 29 निकल रहा है। मतलब इसको राउंड फिगर में मैं 30 कर सकता हूं, 30 कर सकता हूं। यानी 30 डिग्री है दोनों के बीच का अंतर। अगर दोनों के बीच का अंतर 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री अर्थ को घूमना है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में। यानी 30 डिग्री घूमने में उसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा था, तो 30 डिग्री घूमने में यानी 120 लगेगा। और 120 को अगर मुझे घंटे में बदलना होगा तो कितने घंटे निकल आएंगे? यानी कि भारत में गुजरात से अरुणाचल की बीच की दूरी 2 घंटे की है। तो याद रखना कितने घंटे की दोनों के बीच की दूरी? 2 घंटे की। समझ में आई बात? अगर यहां पर सूरज की रोशनी निकल रही है तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है? 2 घंटे का समय लगेगा। इसलिए अरुणाचल वाले हमसे 2 घंटे आगे रहेंगे। वो आगे रहेंगे तो लंदन से हम भी आगे रहेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी पहले हमारे यहां उगेगी, फिर बाद में लंदन पे पहुंचेगी। और हम 5.5 घंटे आगे हैं, यानी कि लंदन में अगर दिन के 12 बज रहे हो तो भारत में क्या समय हो रहा होगा? अगर लंदन में दिन के, टैक्सी तो नहीं चलानी लंदन में, दिन में अगर 12 बज रहे हो तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? 5:30। 5:30 कहां के? सुबह के, शाम के? क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं। अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहां शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अभी लंदन में कितना बज रहा होगा? अभी यहां पे हमारे यहां 6 बज रहा है, तो लंदन में कितना बज रहा होगा? कितना बज रहा होगा लंदन में? भाई 12 बज रहे हैं और हमारे यहाँ 6 बज रहे हैं, तो लंदन में कितना, 12:30 बज रहे होंगे ना? 6 बज गए हमारे यहाँ। अगर यहाँ पे 12 थे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 हो रहे, और यहाँ पर हमारे यहाँ 6 हो गया, तो ये भी तो 12:30 हो गया होगा ना? ये समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? भाई 12:30, अगर यहाँ पर 1 बज जाएगा तो हम 6:30 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ 2 बज जाएगा तो हम 7:30 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ 3 बज जाएगा तो हम 8:30 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ 4 बज जाएगा तो हम 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर अगर 8 बज जाएगा तो हम 10:30 पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात? कुछ भी कर लो, हम 5.5 घंटे आगे रहेंगे। अब कैसे रहोगे वो तुम कर ही लोगे। समझ गए? ये बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको गलत मत करना। ये सब दिमाग से चलती है, ठीक है ना? और बच्चों को इसी टॉपिक में उलझन ज्यादा होती है क्योंकि वो गुणा भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? हमने भी गुणा भाग कुछ नहीं करा है, हमने सिंपल सा निकाला है। ठीक है? तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो सबसे पहले इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है? तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इंडिया के बीचों बीच से होकर 82.5 निकलती है, जिसको हम भारत का समय निर्धारित करते हैं। और ये भारत के इलाहाबाद के नैनी यानी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी यानी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और भारत का मानक समय कहां से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी यानी के मिर्जापुर से लिया जाता है। नैनी आएगा या मिर्जापुर आएगा? कहां से लिया जाता है? तो लंदन के ग्रीनविच से लिया जाता है 0 डिग्री। और लंदन के ग्रीनविच से 82.5 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है? 5.5। हम क्या हैं? प्लस है। यानी दिन में अगर यहां 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहां शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी पहले हमारे यहां पड़ेगी, फिर लंदन में पड़ेगी।
अगर मैं अरुणाचल और गुजरात के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने पर मेरे पास लगभग 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री को अगर मैं 4 से करूंगा तो मेरे पास 2 घंटे आएंगे, यानी 2 घंटे की दोनों के बीच की दूरी है। समझे बात को? दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2 घंटे है। तो क्वेश्चन आएगा, अगर मैं अरुणाचल से लेटीट्यूड के हिसाब से चलना चालू करूं तो गुजरात तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेगा। हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर की नहीं बोल रहा हूं मैं अर्थ के घूमने की बोल रहा हूं। समझे बात को? बनाया ये? समझ गए सब? और इस तरह इंडिया जो है मुझे 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के मध्य में स्थित दिखाई देगी। समझे बात को? कैसे आया ईस्ट लॉन्गिट्यूड? चलो, भारत की अगर मानसूनी बात की जाए तो मानसूनी कैसी है भारत की? मानसूनी जलवायु है, क्योंकि हमारे यहां मानसून आता है और अभी मानसून चल रहा है। हमारे यहाँ ठंड के समय बरसात नहीं होती, वो छोटी मोटी होती थी, वो अलग है। हमें गर्मी के समय बरसात नहीं होती, हमारे यहाँ फिक्स टाइम है इस समय बरसात होने का। यानी भारत मानसूनी एरिया में आता है। हम किस एरिया में आते हैं? तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मानसूनी क्लाइमेट है। हम 0 डिग्री के ऊपर स्थित हैं, यानी कि हम ट्रॉपिकल जोन में स्थित हैं। हम ट्रॉपिकल जोन में स्थित हैं, मतलब कि ये 0 डिग्री, ऊपर 23.5, 23 है हाफ नीचे और 23 हाफ जो है ऊपर। इस पूरे एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन। और इंडिया जो है वो इसी ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, यानी कि हम यहां पर स्थित हैं। समझे बात को? इंडिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। ट्रॉपिकल जोन में आ गया इंडिया। इंडिया का एरिया कितना है? तो इंडिया का एरिया जो है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है भारत का एरिया? जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.43% है। जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.43% है। और इस हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो हमने इंडिया का जो है स्ट्रक्चर अभी देखा, ठीक है ना? इसके बाद की चीजें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इतनी चीजें तुम लोग याद करना, कोशिश करना मैप के थ्रू याद करने की, ठीक है? तो बाकी चीजें फिर हम लोग कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।